एक दिन रतन टाटा अपनी गाड़ी में बैठ के कहीं जा रहे थे और जाते जाते उनकी नज़र एक ऐसी फैमिली पे पड़ी जिसमें 4 बंदे थे, हस्बैंड, वाइफ और उनके 2 बच्चे। और वो चारों के चारों एक स्कूटर पे बैठ के जा रहे थे और बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और रतन टाटा अपनी गाड़ी में थे। उस फैमिली को देख के उनको लगा कि कितना अच्छा होता अगर इनके पास गाड़ी होती, क्योंकि ये 4 हैं और परेशान हो रहे हैं, बच्चे भी बहुत परेशान हो रहे थे। और क्या हो कि अगर ये 2 व्हीलर जो इनका है अगर फिसल जाए या इनको चोट लग जाए या फिर कुछ भी हो सकता है। और देखते ही देखते हुआ यूँ कि जो स्कूटर था वो गिर गया, वो फिसल गया क्योंकि सड़क पे बहुत सारे गड्ढे थे। और जैसे ही वो गिरा तो रतन टाटा को बहुत दुख हुआ ये देख के कि सड़कों की एक तो ऐसी हालत है, प्लस जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं वो गाड़ी अफोर्ड नहीं कर पाते किसी भी मजबूरी की वजह से। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली की ऐसी हालत देख के रतन टाटा ने उसी दिन सोचा था कि एक ऐसी गाड़ी बनाऊंगा जो हर एक इंडियन के पास होगी और हर एक इंडियन जो लोअर मिडिल क्लास का है, जिसकी आमदनी बहुत ज़्यादा नहीं है, वो उसको अफोर्ड कर पाएगा। और उन्होंने अपना ये वादा जो उन्होंने मन में सोचा था उसको पूरा करके दिखाया और 2008 में उन्होंने टाटा नैनो को लॉन्च भी कर दिया था। इससे पता चलता है कि वो सिर्फ एक इंडस्ट्रियलिस्ट ही नहीं है, मतलब वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए ही नहीं काम करते, बल्कि वो एक विजनरी है जो अपने देश के लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उनको देख के उनका सॉल्यूशन देना वो जानते हैं। और यही बात रतन टाटा को बाकी जो उद्योगपति हैं उनसे बहुत अलग करती है और एक बेहतरीन इंसान के रूप में वो हमारे सामने नज़र आते हैं। तो आइए बात करते हैं उन्हीं रतन टाटा के बारे में जिन्होंने अपनी ही फैक्ट्री में एक फ्लोर वर्कर की तरह काम किया और अपने वर्क एथिक के दम पर उन्होंने टाटा ग्रुप को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। वो यूएसए में आर्किटेक्ट थे और बहुत ही अच्छा काम कर रहे थे। उनका करियर भी बहुत अच्छा चल रहा था क्योंकि उन्होंने कॉर्नेल से और हार्वर्ड से ग्रेजुएशन की थी, बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट में। लेकिन समय का पहिया कुछ ऐसा घुमा कि उनकी जो दादी थी, जिनको उस टाइम की लेडी टाटा भी कहते थे, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेडी थी और उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था रतन टाटा पे, वो बीमार हो गई और उसी वजह से रतन टाटा को वापस इंडिया आना पड़ा। उसके बाद वो यूएसए नहीं गए, उन्होंने टिस्को ज्वाइन की और टिस्को ज्वाइन में सबसे पहले जो उनका काम था वो एक नॉर्मल फ्लोर वर्कर का था। वो वहाँ पे ब्लास्ट फर्नेस थी उसको देखते थे, मतलब कुछ ऐसा नहीं था कि वो जमशेद टाटा के पोते थे तो उनको जाते ही कुछ बहुत बड़ा ओहदा दे दिया गया हो। उन्होंने धीरे धीरे चीज़ों को सीखा, एक नॉर्मल फ्लोर वर्कर की तरह उन्होंने काम किया। कॉर्नेल और हार्वर्ड से डिग्री लेने के बाद भी एक नॉर्मल इंसान की तरह काम करना अपनी ही फैक्ट्री में उनकी इस अच्छाई को दिखाता है कि वो कितने ज़्यादा डाउन टू अर्थ थे और वो सिर्फ सीखना चाहते थे। कोई भी प्रोसेस हो, कोई भी सिचुएशन हो, उनको सीखने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती थी कि मैं नई नई चीज़ें सीखूं। 1961 में जब उन्होंने टिस्को को ज्वाइन किया था तो उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। जब 1991 में उनको टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया था तो उन्होंने आते ही बहुत बड़े बड़े फैसले लिए और वो ऐसे फैसले थे जो बाकी सब लोग लेने में हिचकिचाते थे। जो उनका सबसे बड़ा फैसला था वो था कि हम इंडिया में ही एक ऐसी कार बनाएंगे जो सिर्फ इंडिया में ही मैन्युफैक्चर की जाएगी, उसको किसी भी जॉइंट वेंचर या किसी और कंपनी की मदद नहीं ली जाएगी। जब उन्होंने ये बात अपनी बताई थी तो बहुत सारे लोगों ने उनका मजाक उड़ाया था कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि टाटा जी आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन रतन टाटा ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया जब उन्होंने 1998 में टाटा इंडिका को लॉन्च किया, जो कि भारत की अपने टाइम की सबसे पहली पूरी तरह से मतलब इंडिजिनियसली उस कार को मैन्युफैक्चर किया गया था पूरी तरह से भारत। और उस कार को हम सब टाटा इंडिका के नाम से जानते हैं। टाटा जी ने उस टाइम पे कहा था कि हमने असंभव को संभव करके दिखाया है, वो भी सिर्फ भारत में निर्मित जो टेक्नोलॉजी है उसके दम पे। तो इसका मतलब है कि आगे भी हम और बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। उनका मानना है कि कंपनी में जो भी लोग हमारे साथ काम करते हैं वो सब हमारी फैमिली जैसे ही हैं और यही बात उन्होंने दिखाई जब 26/11 को मुंबई ताज होटल पे हमला हुआ था। जितने भी एम्प्लॉयज़ थे उनके घर खुद जाके उन्होंने उनका हालचाल पूछा और उनको जो भी फाइनेंशियल मदद चाहिए थी उनको दी। इससे ही पता चलता है कि रतन टाटा इज़ अ मैन विद अ विज़न। वो बहुत लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस देने की सोचते हैं अपनी सोसाइटी के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, अपनी कंपनी के लिए, अपने टाटा ग्रुप के लिए।
96 कंपनीज हैं टाटा ग्रुप की टोटल अराउंड द वर्ल्ड और इंडिया में भी, लेकिन रतन टाटा ने अपने लिए सिर्फ 1% से भी कम, मतलब जो स्टॉक मार्केट में शेयर होते हैं उसका हिस्सा अपने लिए रखा है। इससे पता चलता है वो कितने ज़्यादा डाउन टू अर्थ इंसान हैं और वो उनको पैसे से या इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत ही सिंपल सी उनकी लाइफ है, बहुत सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग वाला उनका जो वैल्यूज़ रही हैं अभी तक। एक बार उनसे इंटरव्यू में पूछा गया था कि आप में और अंबानीज़ में क्या फ़र्क है, तो उन्होंने हंसते हुए कहा था कि जो अंबानीज़ हैं वो बिजनेसमैन हैं और हम जो हैं वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम सोसाइटी को कुछ दें, सिर्फ इसलिए ही नहीं कि हम अपने लिए ही कमाए जाएं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि जितना हम कमाते हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा हमें सोसाइटी को ही देना चाहिए। डिसीजंस लेने में उनका कोई जवाब नहीं है। वो कहते हैं कि मैं सही डिसीजंस कभी नहीं लेता, मैं डिसीजंस लेता हूँ और इस तरह से काम करता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ उस चीज़ पे कि वो जो मेरा डिसीजन होता है वो अल्टीमेटली सही साबित होता है। और ये हमें पता चलता है जब उन्होंने टाटा इंडिका लॉन्च की थी, जब उन्होंने नैनो लॉन्च की थी और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की। जैसे उन्होंने बाहर की दुनिया में जो पहले टाटा ग्रुप की सिर्फ इंडिया में ही पहुंच थी, वो लोग बाहर विस्तारण नहीं कर रहे थे, मतलब जो डाइवर्सिफिकेशन होता है। लेकिन रतन टाटा के आने के बाद टाटा ग्रुप ने अपनी पहचान दुनिया भर में बनाई। पहचान बनाने के साथ साथ उन्होंने काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि कोरस है स्टील मैन्युफैक्चरिंग में, और टेक्लिटी है, और जैसे कि जैगवार है, रेंज रोवर है, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी को उन्होंने ख़रीदा। उनकी वजह से आज भारत का पूरे वर्ल्ड में नाम है। तो हमने जाना एक बेहतरीन इंसान के बारे में, बहुत सारी चीज़ें मैं जानी। बातें तो उनके बारे में इतनी सारी हैं कि 5-10 मिनट के वीडियो में कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता। इतनी सारी चीज़ें उनके बारे में, इतने सारे उनके किस्से हैं, इतने सारे उनकी बातें हैं, ज़बरदस्त उनके थॉट प्रोसेस है, तो वो सब हम एक वीडियो में कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकते। बाकी आप सबको ये जो सारी बातें हुई, इसमें से सबसे अच्छा आपको क्या लगा? आप रतन टाटा जी के बारे में क्या सोचते हैं? आपको वो कैसे लगते हैं? और सबसे अच्छी आपको उनकी कौन सी बात लगती है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। ओके, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है? ओके, सो गाइज कीप इम्प्रूविंग एंड थैंक यू।